नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। चुनावी मौसम में जातीय जनगणना का जिन्न फिर बाहर आ गया है। बात बिहार से आई लेकिन असर एमपी तक। बीजेपी को जातीय जनगणना विरोधी बता रही है कांग्रेस, तो बीजेपी को इसमें कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति दिखती है। पहलू और भी हैं, सभी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए जातीय जनगणना जारी रखने का आदेश सुनाया और हिदायत दी कि इसे सर्वे की तरह किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, लेकिन फैसले के बाद सियासत गर्मा गई। पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जिस आदेश के माध्यम से बिहार सरकार को जातिगत जनगणना करने के आदेश दे दिया गया है, या उनके जो डिसीजंस थे उसको उच्च न्यायालय ने न्यायोचित मान लिया है। उस आदेश को हम लोगों ने दिया है चुनौती, और हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से संविधान के अनुरूप और कानून के अनुरूप आदेश नहीं है। जातिगत जनगणना पर फैसला पटना हाईकोर्ट का, चुनौती सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सियासत मध्य प्रदेश में भी परवान चढ़ने लगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती है। इसका चुनावों में उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस की राजनीति को समाज से लड़वाने और जातियों में तोड़ने वाली बताया। अंत्योदय हमारी विचारधारा है, तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी होता है, मध्य प्रदेश में संबल योजना का लाभार्थी होता है, आयुष्मान योजना का लाभार्थी होता है, वो किसी जाति विशेष से नहीं होता, बल्कि वो समाज के हर तबके से होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कांग्रेस ने सिर्फ उसको वोट बैंक समझा, उसका शोषण किया और उसका दोहन किया है। कांग्रेसी कमलनाथ की बातों को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पंक्ति में आखिरी शख्स की जानकारी होना जरूरी है। बगैर जातिगत जनगणना ये कैसे पता चलेगा? कौन खड़ा है आखिरी पंक्ति में, ये कैसे जानोगे आप? किस तक संसाधन पहुंच रहे हैं, किस समूह तक जो है कोई विकास की यात्रा शुरू नहीं हुई है, कौन आदमी आज भी 50 साल पीछे खड़ा है, ये सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। इसके लिए जातिगत जनगणना ही एक विषय हो सकता है, जिससे लोगों को जानकारी हो कि कहाँ पर जो है देश का विकास कहाँ अटका हुआ है, कैसे हम जो है हमारे मानव संसाधन को पूरी तरह से समाहित कर सकते हैं विकास की यात्रा में। इसके लिए आवश्यक है। हालांकि जाति जनगणना की मांग कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दल भी करते रहे हैं। राहुल गांधी भी इसके समर्थन में हैं, जबकि बीजेपी आर्थिक आरक्षण पर जोर देती रही है। ऐसे में आने वाले चुनावों में जातियों की जानकारी भी बड़ा सियासी मसला हो सकता है। भोपाल से वासु चौरे, शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बिहार के पटना से, जहां पटना हाई कोर्ट से परमिशन मिली जातीय जनगणना की, लेकिन मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया है। लेकिन सवाल यह कि यह जातिगत जनगणना वाकई मकसद यही है कि अंतिम पंक्ति तक पहुंचा जाए, या फिर विशुद्ध राजनीति इसके गर्त में छुपी हुई है? तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 पर। और बीजेपी नेता और प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीपक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। आप कांग्रेस बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भाई आप तो कानूनी दाव पेंच में उलझाए रखना चाहते थे इस जातीय जनगणना को, लेकिन हकीकत अब सामने है, चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा। सवाल यह कि विरोध क्यों जातिगत जनगणना का? देखिए, ऐसा है कि जातिगत गणना है वो समाज विरोधी तो है ही सही, समाज को डिवाइड करने की कोशिश तो है ही सही, संविधान विरोधी भी है जी। संविधान में कहीं भी जातियों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। संविधान ने इक्वलिटी पर ध्यान दिया है। सारी संविधान का फोकस, संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 14 है, जो इक्वलिटी पर, सबकी समानता पर जोर देती है। उसके आर्टिकल 15-16 में जो दूसरी बातें कही गई हैं, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन होता है, उसमें इतनी बात है कि सरकार चाहे तो कुछ क्लास जो होती हैं, कुछ वर्ग जो हैं, उनको देख सकती है और उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने और जनता दल ने और दूसरी पार्टियों ने इसको एक जातिवाद भड़काने के लिए, भारतीय समाज को विभाजित करने का औजार बना लिया है। और कमलनाथ हों या बिहार के नेता हों, उनको समझना चाहिए कि ये जो जातिवाद का जो जिन्न है, अगर इसको इन्होंने
खोला तो ये समाज को बहुत विभक्त करेगा। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्गों में 3000 से ज्यादा जातियां हैं, और अगर जब इस तरह की संख्या आप शुरू कर दोगे तो उसका कोई सिर पैर कुछ नहीं है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन हर एक मांग करेगा कि हमारी 0.51% है, 0.1% रिजर्वेशन करो। इससे कोई देश और कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है। समाज और देश को आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनके जो संसाधनों की कमी है जिन क्षेत्रों में, जैसे देश में 6 लाख गांव हैं, किन क्षेत्रों में किन अंचलों में संसाधनों की कमी है, किन बस्तियों में उन बस्तियों को क्लासीफाई करो और उसके आधार पर उन संसाधनों को उस तरफ प्रेषित करो। और भारत की जो सरकार है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, हमारा सारा फोकस उन कमजोर वर्गों तक संसाधनों को ले जाने का है जो अभी तक 60-70 सालों में पीछे रह गए दौड़ में। लेकिन इसका जो कांग्रेस पार्टी है उस विकास की धारा को मोड़ के जातियों के दिशा देना चाहती है। भारत में जातिगत आधार पे कोई इस तरह का पिछड़ापन नहीं है। हर जाति में अरबपति होते हैं, हर जाति में बहुत विपन्न लोग भी हैं। तो नजरिया बदलने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है कि इनकी वोटों की राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन समाज किस कदर विभक्त हो सकता है। मंडल आयोग का हमने देखा, 89 की से 91 की जो सरकार थी वीपी सिंह की, उन्होंने मंडल आयोग को निकाला था। उसके आधार पर समाज में कितने समय तक बिखराव की स्थिति रही, कितना युवा पीढ़ी विभक्त रही और कितने दुष्परिणाम हुए। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि 50 के दशक में काका कालेलकर रिपोर्ट बनी थी, कालेलकर रिपोर्ट को इन्होंने क्यों दबा दिया था, और 70 के दशक में जो मंडल की रिपोर्ट आई थी इसको क्यों दबा दिया था। कांग्रेस को नेताओं में इतनी समझ रही होगी ना कि जातिगत जनगणना या जातिगत आधार पर इस तरह की बातें करना ये समाज को विभक्त करने वाला है। अब आज के जो मौजूदा कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उनको इतनी समझ नहीं है जितनी इंदिरा जी को या जवाहरलाल नेहरू जी को या दूसरे लोगों को थी कि किस काम का क्या प्रभाव हो सकता है। ये लेफ्ट लिबरल्स के हाथों में खेल रहे हैं और समाज को विभक्त करना चाहते हैं खाली वोटों के लिए, तो इससे इनको बाहर जाना चाहिए। चलिए ठीक है भूपेन जी, ये सारी बातें आपने सुनी दीपक विजयवर्गीय जी की। दूसरा ये कि अभी हम आपको भी सुन रहे थे, आपका वर्जन भी चल रहा था कि भाई बगैर जातिगत जनगणना की हकीकत कैसे सामने आएगी। आप लोगों ने भी शासन किया और ऐसा नहीं निरंतर विकास हुआ, हर जाति का के फेवर में काम भी हुए। अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा सरकार आप ही की रही है। फिर क्या बगैर जातिगत जनगणना के तब भी विकास हो रहा था, अब इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब दे दूं दीपक जी की। इन्होंने बड़े मौजूद सवाल उठाए। एक तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने जो है आर्टिकल 14 की चर्चा की। जब इक्वालिटी का इस देश में जो है बातचीत, इक्वालिटी जो हमारा संविधान हमें प्रिजर्व करता है, तो सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी की बात तो ये करते हैं, तो जातियों के नाम ले लेके गाली बकते हैं। ये तो कहते हैं कि साहब जो चादर और फादर ये कौन करता है, आपके खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। आज मध्य प्रदेश की मैं चर्चा करता हूँ, अभी महीने भर पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी तो ही नहीं है। दीपक जी को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उनकी खुद की सरकार जो है जातिगत आधार पर रोज एक एक जाति के लिए नया आयोग बना रही है। आरएसएस ने जो है 50 से ज़्यादा किताबें जातियों पर छाप रखी हैं, उनको बाकायदा यूँ दिखा के उनका विमोचन और लोकार्पण करते हैं। ये जातियों को पहचान कौन दे रहा है? किसने बिहार में भाषण दिया कि मैं जो है मैं साहू हूँ, मैं तेली हूँ, मैं जो है वो बैकवर्ड क्लास का हूँ? ये किसने भाषण दिया इस देश में? पहचान भी आप देते हो और बुराई भी आप करते हो, जहर भी आप फैलाते हो और अमृत का झांसा भी देते हो। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। आज जब आप बात करते हैं, हमने तो सर्वोदय का नारा लगाया था, सबका उदय हो। अंत्योदय की दुकान आपने लगाई। कौन आदमी है जो अंत में खड़ा है? इस बात का जवाब आपकी सरकारों के पास हो तो बताइए। आप 10 साल से अभी सरकार में हैं, आपकी सरकारें दिल्ली में भी रही हैं समय समय पर, और भी रही हैं 6 साल तक। कौन है अंतिम व्यक्ति? किसके पास जो है नहीं पहुंचा अभी तक विकास? किसके पास जो है अभी भी जो है वो विकास के लिए तरस रहा है? ये आपके पास कोई जांच है क्या? इस देश में एक राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को आप बनाते हैं आदिवासी कहकर, उसके खुद के गांव में गवर्नर रहने के बाद बिजली नहीं पहुंचती, ये आपका अंत्योदय है? ये आपका अंत्योदय है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भाषण में तो इतना सुंदर चाशनी लपेट के आप शहद खिलाएंगे लोगों को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी इस बात की आत्मा पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका जो एक गवर्नर रहा हुआ व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनता है तब पता चलता है कि उसके गांव में बिजली नहीं है। ये आपका विकास का मॉडल है, और इस विकास के मॉडल की चर्चा ऐसे करेंगे कि जैसे जो है कांग्रेस हर जगह गुनहगार खड़ी है। हमारे कारण तरक्की हुई है इस देश में। जिस दिन देश आजाद हुआ था खाने के लिए गेहूं नहीं था। 1964 तक हम लाल गेहूं खाते थे।
आज ये परिस्थिति जो देश में है, जिन संस्थाओं को आप बेच के जो है निहाल हुए जा रहे हैं, वो संस्थाएं बनाई किसने? इस देश के परिश्रम और पुरुषार्थ ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, हमारे लोगों ने जो है जो ये एकजुट होकर ये देश खड़ा किया है। आप जो है बातें ऐसे करते हैं जैसे कि आप बड़े महापुरुष, आप ही लोग सब कुछ सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? देश में आग लगी हुई है, आपकी आवाज कहाँ है? आप उस देश में आग लगाने के पहले जो है आपका कोई वक्तव्य है? आज कोई बात जब आदमी करता है, अगर सवाल खड़ा करता है, तो वो देशद्रोही है। और आपका आदमी जो है पाकिस्तान की जो है ISI से तनख्वाह लेके आपके दफ्तर में बैठा रहता है, तो वो राष्ट्रभक्त है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आज जो जनगणना का सवाल है वो ये है कि आज जातियों में भी कुछ लोगों ने तरक्की कर ली है और पूरी जाति पीछे खड़ी है। ये कैसे जानोगे आप? कैसे पता लगाओगे आप? हमारी जो नेशनल सैंपल सर्वे ने 2011 में इस बात को जानने की कोशिश की कितने लोगों के पास मकान है। आज मोदी जी जो फड़क फड़क के बातें कर रहे हैं, कैसे पता चला कि किसके पास मकान नहीं है? कैसे पता चला कि किसके पास मोबाइल फोन नहीं है? कैसे पता चला कि कितने लोग जो है अस्पताल में इलाज नहीं करवा पाते हैं? ये उस नेशनल सैंपल सर्वे से पता चला जो हमने 2011 में कराया था। और उसी के कारण योजनाओं के रुख बदले। आपने तो आते ही क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें बनी, इन्होंने देश की राजनीति, देश के आर्थिक विकास का मुंह मोड़ा। 1 मिनट जी, आते ही इन्होंने जो है योजना बीच में एक सवाल है, आप ही से सवाल है, योजना आयोग आपने बहुत सारी बातें कही, एक इसमें जोड़ूंगा। आपने केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया। ऐसी कौन सी केंद्रीय योजना है जो जाति आधारित चल रही है? वर्ग कहां से आया? कैसे बना ओबीसी? ओबीसी का विरोध किसने किया था? ये तो कहते हैं कांग्रेस रोक रही ओबीसी को। अभी इकोनॉमिक आधार पर मकान भी मिल रहे हैं, इकोनॉमिक आधार पर। जवाब मुझे नहीं देने देंगे और उसमें नहीं, सुनिए ना, उसमें बताइए ना। सुन लिया मेरा जवाब, प्रश्न सुना मैंने, उत्तर नहीं देने दे रहे। ठीक है, कितना लंबा उत्तर देंगे सर? अच्छा, उत्तर ये देंगे। आपने सवाल किया कि हम जो है हमने कौन सी चीजों किसके जाति के आधार पर मिल रहे हैं। मामा जी को किस आधार पर आप कहते हो कि वो ओबीसी हैं? कास्ट के आधार पे कि क्लास के आधार पे? ये बताए, बीजेपी बताए, इसका जवाब दे दे। मोदी जी किस आधार पर ओबीसी हैं? उन्होंने भाषण दिया बिहार में, मैं ओबीसी हूं। किस आधार पर ओबीसी हैं? क्लास के आधार पे कि कास्ट के आधार पे? ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। दो मुही राजनीति बंद होना चाहिए। ठीक, चले दीपक विजयवर्गीय जी, मतलब वोट चाहिए तो खुद की राजनीति बताएंगे, पोलराइजेशन करना है तो फिर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे? देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि हमारे जो मित्र हैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि साहब हमने सर्वोदय की नीति शुरू की थी, लेकिन 75 साल में इस देश ने देखा है कि इनके पास कोई सर्वोदय की नीति नहीं थी और केवल गांधी परिवार के उदय की नीति थी। अब इनकी सारी दिक्कत जो इस बात पर टिकी हुई है कि गांधी परिवार अस्त कैसे हो रहा है, गांधी परिवार की ताकत अस्त कैसे हो रही है। इनकी सारी तनाव का, इनकी सारी दिक्कतों का कारण यह है कि गांधी परिवार सत्ता से बाहर हो गया है। अगर इन्होंने सर्वोदय की कोई कोशिश की होती तो 1947 से लेके 1990 के बीच में लगातार गांधी परिवार सत्ता में रहा। इन्होंने क्या देश का विकास किया है? ये कहते हैं साहब हमने फलाना इंस्टीट्यूट बनाया है, ठिकाना बनाया है। इनसे पूछिए कि 1947 में जितना स्टील बनता था दुनिया का, उसका 10% भी नहीं बनता था। मतलब 10% मतलब दुनिया का अगर 10% स्टील 1947 में बनता था तो 1% भी नहीं रह गया था 1990 तक पहुंचते पहुंचते। कपड़ों की भी ये स्थिति थी, बाकी चीज़ों की भी ये स्थिति थी। और अगर ये कुछ चीज़ों का दावा करते हैं कि, तो मैं समझता हूं कि अभी इन्होंने योजना आयोग का जिक्र किया, योजना आयोग की जितनी भी योजनाएं बनी सारी की एक भी इनका योजना आयोग अपना काम पूरा नहीं कर पाया, एक भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि वो केवल रूस की नकल करते हुए, क्योंकि रूस के पिछलग्गू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और रूस के फंड से कांग्रेस पार्टी कितना चलती रही है सारा देश जानता है मित्रों की डायरी के बाद। तो मैं समझता हूं कि इनकी जो तमाम नीतियां थी वो विदेशों से प्रेरित थी, विदेशों की गुलामियों के लिए थी, और इससे देश का विकास अवरुद्ध हो गया। खुद कांग्रेस के नेताओं ने 1991 में आने के बाद सोचा, नरसिम्हा राव जी ने, कि जो कुछ भी हुआ है गांधी जी, इंदिरा जी के जमाने में, जवाहरलाल जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में, उससे देश गड्ढे में जा रहा है, उससे देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझना नहीं चाहती है, क्योंकि इनको दिक्कत इस बात से नहीं कि देश का विकास हो या ना हो, इनको राहुल गांधी के लिए सत्ता चाहिए और इसके लिए झूठी बातें बोलने के लिए तैयार है, इसके लिए गलत बातें बोलने के लिए तैयार है, इसके लिए दंगे करवाने के लिए तैयार है, उनके पास जातिवाद भड़काने के लिए तैयार है। भूपेंद्र जी जल्दी, ये परिवारवाद की बात करते हैं और पूरी सरकारें गुलामटी बनी हुई हैं संघ परिवार की। क्यों?
वैधानिक कोई संगठन है क्या वो? पूरे लोग, उनका पूरा चंदा पैसा धंधा सब वहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये बड़े परिवारवाद की बात करते हैं। कांग्रेस का परिवार जो है वैधानिक परिवार है, चुना हुआ संसद सदस्य है। क्या ये वैधानिक परिवार है? आपका संघ परिवार चुना हुआ है? कैसे जाती है सरकार? उसके पीछे परिक्रमा करती है, उसकी जो है आसपास घूमती है। आप जो है किसको समझाते हैं बातें? पूरे देश में। और कांग्रेस ने सर्वोदय की बात की तो दमदारी से की। आज 38,000 जो है सरस्वती शिशु मंदिर है इस देश में। ये हमारे सर्वोदय की कल्पना का परिणाम है। आप तो जो है संस्थाओं को जो है छीन के गोली मार रहे हैं। आज आप जो है संघ के लोगों को भर रहे हैं वहां पर, लेटरल एंट्री के नाम पर आपने बर्बाद कर दी पूरी संस्थाएं। आपने सिस्टम कोलैप्स कर दिया। क्या वो पढ़ लिख के आईएएस बन रहे हैं? कि आपके परिवारवाद की ये ठीक है, परिभाषा ठीक है। आपके वो जो आपके संघ के होने के कारण आईएएस बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए। कांग्रेस बीजेपी की अलग अलग परिभाषाएं हैं परिवारवाद की। दिनेश निगम त्यागी जी के पास में जाऊंगा। दिनेश निगम त्यागी जी, जातीय जनगणना का मसला फिर चर्चाओं में है, सर एमपी में भी है। और दूसरा सवाल यह है कि जातिगत जनगणना वाकई जरूरत है या फिर इसके पीछे सियासत बड़ा मसला है? एक तरफ कि भाई कांग्रेस को लगता है कि भाई अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो वोट आप हासिल कर पाएंगे अलग अलग जातियों के। दूसरी तरफ यह चिंता कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो फिर पोलराइजेशन कैसे होगा? देखिए, जातीय कोई भी मसला हो, अगर उसमें राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं, राजनीतिक दल पक्ष और विपक्ष में है, तो उसको राजनीति के हिसाब से देखा जाता है। जातीय जनगणना पहली बार नहीं हुई। बहुत पहले जब देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद बीच में फिर बाद में 2 बार जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। अब इस समय फिर जो पिछड़े वर्ग से जुड़ी जातियां हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। मंडल कमीशन जो लोग लाए और जो पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक दल, उन्होंने सोचा कि अब जातियों के, क्योंकि एक तरफ धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और देश में विकास की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ बहुत सारे दल हाशिए में हैं। तो जातीय जनगणना को आधार बनाकर ये कहना कि किसका कितना हिस्सा है समाज में, देश के अंदर किसका कितना हिस्सा है, उसको उस हिसाब से हक मिले, ये तर्क देकर एक पक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है। दूसरा, इसका नुकसान ये भी हो सकता है, जैसे जाति जनगणना के आंकड़े सामने आ गए और अभी परिवार नियोजन को लेके बहुत लोग अपने आप से सक्रिय हैं, बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। ये आ जाएगा कि भाई हमारी जातियों की, हमारे समाज के लोग कम हैं तो परिवार नियोजन में फर्क पड़ सकता है। दूसरा पक्ष ये भी है। लेकिन जाति जनगणना के आधार पर कौन सा ज्यादा पिछड़ा है, कौन सा ज्यादा समृद्ध है, उसके आधार पर अगर देश के संसाधनों का, देश के उनका बंटवारा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर जाति की जनगणना हो भी जाए, लेकिन अगर पब्लिक ओपन ना किए जाए तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। चर्चा बहुत लंबी हो सकती है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, दीपक विजयवर्गीय जी, दिनेश निगम त्यागी जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।